Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Saida Khaldanuri and हम क्लास 11 के चैप्टर 5 को कर रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलरेडी इसके 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड आई होप आपने वो चारों देख लिए होंगे। तो हमने अभी तक जितना देखा है कवर किया है उस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो में हमें फ्लावर को ही आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर के कैलिक्स एंड कोरोला पार्ट्स को पढ़ लिया था एंड उनके अरेंजमेंट को दैट इज एस्टिवेशन उसको भी पढ़ लिया था। तो उसको पढ़ने के बाद एक छोटी सी चीज है फ्लावर की सिमेट्री, उसे देखेंगे एंड फिर हम गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फ्लावर सिमेट्री। लुक, सिमेट्री वर्ड का मतलब तो आपको पता ही है। सिमेट्री मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ अल्फाबेट ए लिखा है इस तरह से, तो ये अल्फाबेट ए को आप इस तरह से अगर इसके बीच से एक लाइन पास कराओगे तो आप इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। ऐसे अगर आपने एक स्क्वायर लिया है आप उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, उस स्क्वायर के केस में आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये होती है सिमेट्री। तो इसी तरह से आपको फ्लावर में भी सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसके बेसिस पे हम फ्लावर को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका होता है एसिमेट्रिक एंड एक आपका होता है सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब विदाउट सिमेट्री, ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिमेट्री ना हो, विदाउट सिमेट्री। मतलब उस फ्लावर में उनके जो अपेंडेजेस हैं उनका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि आप उस फ्लावर को सिमेट्रिकली नहीं कर सकते दो हिस्सों में डिवाइड। एंड सिमेट्रिक वो होंगे जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब आप याद करो जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो एनिमल किंगडम के टाइम मैंने आपको सिमेट्री पढ़ाई थी और वहां पास हम लोग दो वर्ड यूज करते थे सिमेट्री में। एक होता था रेडियल सिमेट्री एंड एक होता था बायलेटरल सिमेट्री। ये दोनों सिमेट्री हम फ्लावर्स में भी देखते हैं, रेडियल एंड बायलेटरल। तो सिमेट्री जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको दो सिमेट्री देखनी होगी, एक आपकी रेडियल सिमेट्री होती है एंड एक आपकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक, रेडियल सिमेट्री को जब हम फ्लावर के कंडीशन में यूज करते हैं तो यहां हम वर्ड यूज करने लग जाते हैं एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर। एंड बायलेटरल सिमेट्री के लिए टर्म हम यूज करते हैं जाइगोमोर्फिक फ्लावर। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको रेडियल बायलेटरल में दिक्कत तो नहीं हुई होगी, बट फिर भी अगर नहीं देखा तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ रेडियल बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। जब किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने यहाँ ए बनाया और मैंने यहाँ एक सर्किल बनाया, जब किसी भी ऐसा कोई आपके पास स्ट्रक्चर हो, सरफेस हो, जिसमें आप किसी भी प्लेन से एक लाइन खींचो, इस तरह से आप लाइन खींचो और वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने इस सर्कल को अलग अलग प्लेन से लाइन खींची तो वो हमेशा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा था कुछ इस तरह से। जैसे हमने ये सर्कल लिया, जब हमने ऐसे एक लाइन खींची तो भी ये एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल कहने का यहाँ मतलब क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। उसी तरह से अगर मैंने ऐसे खींचा तो इसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैंने ऐसे खींच दिया तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले के बराबर है, और मैंने अगर ऐसे खींच दिया तो इधर वाला इधर के बराबर है। इनफैक्ट सर्कल में अगर आप खींचोगे तो सर्कल में आपको इनफाइनाइट मिलता चला जाएगा, तो उसका हटा दो। बट आपने यहाँ देखा कि आपको इस एग्जाम्पल से सीखने को ये मिला कि ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे सरफेसेस जिनमें आप किसी भी प्लेन से एक लाइन खींच दो और वो लाइन उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, तो इस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एंड ऐसे फ्लावर्स जिनमें ये सिमेट्री मौजूद होती है हम उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। बायलेटरल सिमेट्री की अगर आप बात करोगे तो जैसे ये आपका ए है तो इस ए को आप अगर यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो ही आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। और अगर इसी ए पे आप कोशिश करो कि आप किसी और प्लेन से लाइन खींचो, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो आप ऐसे खींचना चाहते हो कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना ही ऐसे खींचने पर कुछ होगा ना ही ऐसे खींचने पर कुछ होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ आपने एक ही लाइन खींची और आपको दो इक्वल हिस्से मिल गए। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें सिर्फ एक प्लेन से लाइन खींचने पर, एक्सेस ड्रॉ करने पर आपको दो इक्वल हिस्से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एंड उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं जाइगोमोर्फिक फ्लावर्स।
अच्छा, अब इसको हम फ्लावर में अगर लेकर आए, फ्लावर में इसको देखना चाहें कैसे देखेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एस्टिवेशन सीखा था। तो एस्टिवेशन सीखने के बाद अगर आप सिमेट्री पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी रहती है। तो इसलिए हम अब फ्लावर्स का ही डायग्राम बना के देखते हैं। पीछे हम लोग ने कई तरह के एस्टिवेशन देखे थे, तो बेसिकली मैं यहाँ दो एस्टिवेशन ले रही हूँ जिससे आपका ये जो सिमेट्री टर्म है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, वो क्लियर हो जाए। हम लोगों ने एक इस तरह का एस्टिवेशन सीखा था, इसे आप क्या बोलते थे, वेट, ठीक। और एक हमने सीखा था लास्ट वाला, दैट इज वेक्सिलरी, वो कुछ इस तरह से होता था, ठीक। अगर इसको आप देखो तो इसमें अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो भी ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो भी ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पास हम देखो, जब फ्लावर की सिमेट्री की बात करेंगे तो हम वहां फ्लावर के सारे ऑर्गन को देखेंगे, पहली बात तो ये है। मैंने यहाँ लेकिन एस्टिवेशन जो हम लोग ने सीखा था उसको एज अ एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बस। तो आप ये मत सोचना कि ऐसे फ्लावर जिनमें इस तरह का एस्टिवेशन मौजूद है कैलिक्स में या कोरोला में, तो वो 110% श्योरिटी है कि वो रेडियल सिमेट्री ही होंगे। ऐसा हो सकता है कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाए कि उनका एस्टिवेशन इसी तरह का हो, वैल्वेट हो, बट स्टिल वो बायलेटरल सिमेट्री हो। क्यों? क्योंकि जब फ्लावर के सिमेट्री को हम कंसिडर करेंगे तो वहां हमें सारे फीचर्स उनके देखने होते हैं, ठीक। तो अगर सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है दो इक्वल हिस्सों में तो ही हम बोलेंगे वो सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। अभी मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। तो फिलहाल एस्टिवेशन पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आप जिस भी प्लेन से लाइन खींच रहे हो, कई सारे प्लेन से आपने लाइन खींची और वो हमेशा इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड होता चला गया। तो जो वैल्वेट एस्टिवेशन है, अगर हम वैल्वेट एस्टिवेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर आपको रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिख रही है। और अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक यही प्लेन है जिसको खींचने पर दो इक्वल हिस्से मिलेंगे, बाकी अगर आप ऐसे खींचोगे या ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी बायलेटरल सिमेट्री हो गई। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं कंप्लीट फ्लावर की जब मैं बात करूं तो वहां मुझे बहुत कुछ देखना होगा। अब मान लो आपके पास कोई एक ऐसा फ्लावर है, अभी आप मानो आपके पास कोई एक ऐसा फ्लावर है। देखो, जैसा मैंने ये दो पेटल बनाए हैं, ये क्या हो गया, आपके पेटल्स होंगे, ये दोनों पेटल्स हैं। और ये आपकी ओवरी है, ये आपका स्टेमेन है, ये आपका स्टेमेन है। तो जैसा मैंने पीछे की तरफ दो पेटल बनाया तो इसके फ्रंट में भी इस तरह से दो पेटल तो होंगे ना। मतलब कुछ इस तरह से होगा कि ये बीच में आपकी ओवरी है, इधर से एक मैंने स्टेमेन बनाया, इधर से मैंने एक स्टेमेन बनाया, इधर से दो पेटल्स हैं और इधर से दो पेटल्स हैं, इस तरह से, ठीक। तो इसमें अगर आप यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचोगे तो ये इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, आपकी किसी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है। उसी तरह से अब मान लो यहाँ पास हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करें, वही एस्टिवेशन जैसे हमने देखा देखा था अभी, कि यहाँ पास जो अरेंजमेंट हो वो कुछ इस तरह से हो कि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाए और उसमें आप किसी भी प्लेन से लाइन खींचोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो फ्लावर सिमेट्री है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बहुत इजी है, ये भी बहुत छोटा सा है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा।
एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को मैंने पहले ही बताया, ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमिन होती है। एक स्टेमिन कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से। इसमें नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर कुछ एक इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि जनरली बायलोब्ड होता है। मैंने बोला जनरली क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बायलोब्ड ना हो, लेकिन वो बहुत कम होता है। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स में आपको बायलोब्ड स्ट्रक्चर ही दिखता है। तो जो ये स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, एंड जो ये बायलोब्ड है इसे हम बोलते हैं एंथर। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्टेमेन है। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्टेमेन कहलाता है। तो स्टेमेन में फिलामेंट एंड एंथर होता है। अगर एंथर को क्लोजली देखेंगे, इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि इस एंथर के अंदर आपको इस तरह से अंदर की तरफ दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इस तरह से। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। इस तरह से ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। तो ये एक हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो आपका जो एंथर होता है वो खुद कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। और उसके एक लोब में दो सैक्स होते हैं। इन सैक्स को या इन कैविटी को, इन थीका को बोलते हैं पोलन सैक्स। यही वो रीजन है जहां पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ना हमारा मोटिव इस वीडियो लेक्चर का नहीं है। इनफैक्ट क्लास 11th में ये मोटिव है ही नहीं, क्लास 11th में ये सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ हमारा सिर्फ क्या है कि सब चीज कैसे अरेंज है, तो हमने यहाँ अरेंजमेंट पढ़ ली है। बाकी ये कैसे इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ना है। इनफैक्ट उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, बट क्योंकि आप क्लास 11th में हो तो आपको वो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। अभी अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ लो क्योंकि एग्जाम करीब है। ठीक, तो यहाँ पास हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है वो स्टेमिन होता है। एंड ये जो स्टेमिन होता है उसमें एक फिलामेंट, एक एंथर। एंथर बाइलोब होता है और एक लोब में दो सैक या पोलन सैक मौजूद होते हैं जहां पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। अब देखो यहाँ दो तीन वर्ड्स आपको पढ़ने होंगे। पहला, हो सकता है ये जो स्टेमिन हो फ्लावर के दूसरे किसी अपेंडेजेस या पार्ट्स के साथ फ्यूज हो। दैट इज हो सकता है ये किसी पेटल पे फ्यूज हो, ऐसा देखने को मिले। अभी आपको, अभी जब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि जो पेटल्स हैं, जैसे ये आपका मान लो एक पेटल है, इस पेटल से आपके जो एंथर है या जो फिलामेंट है वो इस तरह से अटैच्ड है। ठीक, इस तरह से भी हो सकता है। या हम लोगों ने ये भी पीछे पढ़ा था कि कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ फ्लावर्स जहाँ पास पेटल्स एंड सेपल्स सेपरेट नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते थे, पेरियंस बोलते थे। हमने लिलीज का एग्जाम्पल भी देखा था। तो अगर मान लो उस तरह से कंडीशन हो कि ये मान लो ये पेटल हो सकता है या फिर ये आपका पेरियंस भी हो सकता है, तो उन केसेस में हम सेपल्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एक आपका होता है इपीपेटलस और एक आपका होता है एपीफिलस। इपीपेटलस टर्म आप कब यूज करोगे, जब आपका एंथर पेटल के साथ अटैच है, फ्यूज्ड है। और एपीफेलस कब यूज करोगे, जब आपका स्टेमेन पेरियंथ के साथ फ्यूज्ड है या अटैच है, जैसे कि लिली वगैरह में होता है। तो ये हमने स्टेमेन का मॉर्फोलॉजिकली दो क्लासिफिकेशन किया, एपीपेटलस एंड एपीफेलस। उसी तरह से आप और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। क्योंकि अभी जब हम लोग ने फ्लावर पढ़ा था तो हम लोग ने मतलब फ्लावर की स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे तो हम लोग ने देखा था कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम बहुत तरीके से फ्लावर को क्लासिफाई कर सकते हैं, लीफ को कर सकते हैं। उसी तरह से आप स्टेमन को भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इस चीज की कि हम स्टेमन को और कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मान लो जो स्टेमन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। और जब फ्यूज्ड हैं तो किस तरह से फ्यूज्ड है, क्योंकि स्टेमन्स जो होते हैं वो अलग अलग लेवल का फ्यूजन दिखाते हैं आपस में। कभी कभी ऐसा तो मान लो यहाँ पास हमारे टोटल 10 स्टेमिन्स है इस तरह से। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10, इस तरह से टोटल 10 स्टेमिन्स हैं। अब ये 10 स्टेमिन्स कैसे अरेंज्ड हैं? तो कभी कभी कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो 10 स्टेमिन्स हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और दो बंडल बना लेते हैं। दो बंडल अगर ये बनाएंगे इक्वल, तो मतलब एक बंडल में 5-5 स्टेमिन्स आप क्या चाहेंगे, तो ये एक बंडल बना, उसी तरह से ये दूसरा बंडल बना लेंगे। तो ये जब इस तरह का फ्यूजन होता है स्टेमिन्स में कि इनके जितने भी स्टेमिन्स हैं वो अरेंज हो जाएं और वो मिलकर दो बंडल बना ले, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाई एडल्फस। ठीक, पहले मैंने डाई यूज कर दिया, सॉरी। और अगर मान लो ये सारे के सारे 10 के 10 फ्यूज करके सिर्फ एक सिंगल बंडल बना लें, जिसके जैसे अभी आप जब हम लोग पेटल्स एंड सेपल्स पढ़ रहे थे वहां हम लोग गेमो एंड पॉलीवर्ड यूज कर रहे थे ना। आप गेमो पॉलीवर्ड यहाँ भी यूज कर सकते हो कि गेमो एडल्फस है, पॉली एंड्रस है। मान लो जैसे ये सारे स्टेमन्स फ्री हैं, सारे स्टेमन्स फ्री हैं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज नहीं है, तो यहाँ आप क्या वर्ड यूज कर लोगे, पॉली एंड्रस, एकदम फ्री है, एक दूसरे से बिल्कुल भी फ्यूज्ड नहीं है, तो ये पॉली एंड्रस हो गया। अब जब आप गैमो एंड्रस की बात करोगे तो वहां पास इनमें अलग अलग लेवल का फ्यूजन रहता है। हो सकता है वो फ्यूज करके सिर्फ एक बंडल बना ले, 10 स्टेमिन से 10 के 10 इस तरह से फ्यूज करके इन्होंने एक बंडल बना लिया, तो वो कहलाता है मोनो एडल्फस। या ये भी हो सकता है कि ये 10 इस तरह से फ्यूज करें कि वो दो बंडल बना लें, तो ये हो गया डाई एडल्फस। या ये भी हो सकता है कि ये तीन बना लें, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे ट्राई एडल्फस। इस तरह से अरेंज करो कि तीन बंडल बन जाए, ऐसा कुछ आप अपने काउंट कर लेना। टोटल मतलब आपको 10 अपने अरेंज करने हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्राई एडल्फस हो जाएंगे। या मान लो ये और ज्यादा बंडल्स बना लें, ढेर सारे बंडल्स बना लें, मान लो दो दो का फ्यूजन करके इस तरह से कई सारे बंडल्स बना लेंगे, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो जब ढेर सारे बंडल्स ये बना लेंगे तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पोली एडल्फस। तो एडल्फस वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोगों को स्टेमिन्स के बंडल्स की बात करनी होती है। और जब पोलीएंड्रस वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारे स्टेमिन्स फ्री हैं, आपस में बिल्कुल भी उनमें फ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया स्टेमिन का एक और तरह का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूजन अमंग देमसेल्व्स। क्या वो आपस में बिल्कुल फ्यूज नहीं है तो पोलीएंड्रस, एंड अगर फ्यूज है तो उसमें आपको ये वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज करने होंगे। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम, उसका मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है, आपको आपके लेवल तक आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है गाइनोशियम। सो नाउ वी विल स्टार्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है आपका, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, कार्पल रहेगी। अगर हम कार्पल का एक मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम बनाएं तो उसमें आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ये मैंने बहुत बार बना के दिखाया है और ये बहुत कॉमन डायग्राम है, सो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इस तरह से कुछ रहता है, इनका एक बेसल सॉइलेंट पार्ट होता है, उसे आप क्या बोलते हो, ओवरी। ये आपका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप बोलते हो स्टाइल। एंड ये एक आपका प्लेटफॉर्म जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इसे आप बोलते हो स्टिग्मा। ओवरी जो रहता है, ओवरी के अंदर इनकी ओवेरियन चेम्बर जाहिर सी बात है मौजूद होगी या ओवेरियन कैविटी होगी, एंड उसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल मैं एक ऐसे जनरल डायग्राम बना रही हूँ, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। एंड इस प्लेसेंटा से अराइज करती हैं छोटी छोटी सी ओव्यूल्स, हो सकता है एक हो, दो हो, या दो से ज्यादा हो। तो ये आपके क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए। ये मैंने एक जनरल सा डायग्राम बनाया है, ठीक। तो कार्पल आपने पहले भी देखा है, इसी को हम बोलते हैं कार्पल। तो यहाँ पास ये आपका हो गया ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब अगर हम यहाँ पास इनके टर्म्स देखें कि ये फ्यूज्ड है या नहीं, तो यहाँ पास हम वर्ड यूज करते हैं सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। अगर आपके कार्पल्स जो है आपस में फ्यूज्ड हैं तो आप बोलोगे उन्हें सिनकार्पस। अभी तक हम लोग गेमोकार्पस वर्ड यूज कर सकते थे, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेमो का मतलब यहाँ फ्यूजन ही होता है, पोली का मतलब फ्री ही रहता है।
बट क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें वही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज करने चाहिए जो ऑथेंटिक है, जो मतलब यूजुअली है हमारे लेवल पर। तो हमको जैसे सिन कार्पस है तो सिन कार्पस यूज किया जाता है फ्यूज कंडीशन के लिए, एंड वो कार्पस यूज किया जाता है आपके पॉली कंडीशन या फिर फ्री कंडीशन के लिए। ठीक, अब मान लो एक ही है तो मोनोकार्पस हो जाएगा, सिर्फ एक कार्पल है तो मोनोकार्पस हो जाएगा, ढेर सारे होंगे तो आप पॉलीकार्पस उन्हें बोल दोगे। तो ये हो गया आपकी कार्पल की मॉर्फोलॉजी। ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि अरेंजमेंट किसी चीज का कैसा है, बस मॉर्फोलॉजी खत्म। तो यहाँ हम आएंगे, अब हमें क्या देखना है बेसिकली कि जो ये ओव्यूज हैं जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी अराउंड प्लेसेंटा उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक, ये जो ओव्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है ओवरी के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कई तरह के होते हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं, वो हैं आपके मार्जिनल, एक्साइल, बेसल, पेरिएटल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। देखो इसको पढ़ने के लिए ओरल पढ़ने से अच्छा है कि हम क्या करें, इनके डायग्राम देख लें, क्योंकि जब हम इनका डायग्राम देखेंगे तो हमें अरेंजमेंट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि मार्जिनल में कैसा होता है, एक्साइल में कैसा होता है, बेसल पेरियड इसमें कैसे होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं क्या करती हूँ इन सबका एक साथ डायग्राम बना देती हूँ और फिर उसको हम समझ लेंगे। तो हमारा अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है दैट इज प्लेसेंटेशन, उसका हमने डायग्राम बना दिया है। पहला क्या है, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। देखो मार्जिनल में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि ओवरी रहती है, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी जिसे आप लोक्यूल बोल सकते हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप प्लेसेंटा बोलोगे, एंड इसी से अटैच्ड रहते हैं या राइज करते हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इनका हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये आपकी जो ये रिज दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि कि प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा कुछ इस तरह से रिज बना लेती है एंड इसी प्लेसेंटा से अराइज करते हैं आपके छोटे 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 ओव्यूल्स। जो आप पी खाते हो, ग्रीन हम लोग जो मटर खाते हैं जाड़ों में, तो ये जो पी है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये बहुत कॉमन है, इसको आप आराम से देख सकते हो कि आप उसके कवर को, जो उसका कवर है उसको जब खोलोगे तो उसके अंदर आप क्या देखोगे कि इस तरह से आपके मटर के दाने लगे हुए तो होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्या है, ओव्यूल्स हैं या जिनको आप सीड्स बोल सकते हो। ये ओव्यूल्स है क्योंकि ओव्यूल्स जो होते हैं वही डेवलप करके आपकी सीड्स बनाते हैं। तो ये आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स आपको दिखते हैं। तो यहाँ पास क्या है, ये ओव्यूल नीचे मौजूद इस रिज से अटैच्ड है और ये रिज कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आपका प्लेसेंटा है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में जब प्लेसेंटा कैसा रहे आपका, एक्सियल रहे, एक्सियल जब आपका रहता है तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो ओवरी रहती है वो मल्टीलोक्यूलर होती है। मल्टीलोक्यूलर मतलब समझ रहे हो, मतलब उसमें कई सारी कैविटीज, कई सारे लोक्यूल मौजूद होते हैं। तो उसमें क्योंकि वो मल्टीलोक्यूलर होती है और उसमें आपका जो प्लेसेंटा होता है वो एक्साइल होता है, तो उससे अराइज करते हैं आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्साइल। इसके लिए आप क्या करो, एक टोमेटो लो, उसको स्लाइस में इस तरह से कट करो। आप उस टोमेटो को देखोगे तो आपको उसमें इस तरह से पहले एक चैम्बर दिखेगा, एक दो तीन, और खाली खाली दिखेंगे और उसमें आपको छोटे छोटे से उसकी सीड्स दिखेंगे राइज होते हुए। तो वो कुछ कैसा प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। इधर आपको इस तरह से वेकेंट स्पेसेस दिखते हैं जिसमें जूस भरा हुआ रहता है और यहाँ आपको छोटी छोटी सीड्स उसके अराइज हुई दिखती हैं। तो ये जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, लोक्यूल है। एंड और इस पे आपका ऐसे अरेंज, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे कटा हुआ है, ऐसा आपका कुछ वो होगा, प्लेसेंटा होगा। एंड इस प्लेसेंटा से आपके ये ओव्यूल्स अराइज करके निकले हुए हैं। जब आपका प्लेसेंटा कैसा हो, ऐसा एक्सियल हो, जैसे आप मान लो आपका
ओवरी है उसको आपने कट किया, जब उसको आपने ऐसे कट किया तो प्लेसेंटा कट के इधर हो गया, तो आपका प्लेसेंटा कुछ इस तरह से रहा होगा। आपको इमेजिनेशन में ये चीज आई होप आ रही हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको यहाँ पास कि प्लेसेंटा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे कुछ अंदर घुस रहा होगा। तो इस प्लेसेंटा से आपकी ये ओव्यूल्स आप देख सकते हो अराइज करके निकले हुए, मतलब ओव्यूल्स का ओरिजिन हुआ है। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम एक्साइल बोलते हैं, आप टोमेटो में लेमन में देख सकते हो। पेरिएटल की बात करो तो इसमें क्या होता है, ओवरी की पेरिफेरी से देखो अरेंज है, मतलब इनका जो प्लेसेंटा होगा वो पेरिफेरी पर होगा और वहां से ओव्यूल्स निकल कर आएंगे। ठीक, फ्री सेंटर में क्या होता है, यहाँ पास जो आपकी प्लेसेंटा रहती है वो फ्री रहती है, वो सेंटर पे रहती है, फ्री रहती है, एंड उससे इस तरह से ये निकल कर ओव्यूल्स अराइज करते हैं। पेरिएटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड रहता है, एंड फ्री सेंट्रल आपको प्राइमरोज में देखने को मिल सकता है। एंड एक लास्ट बचता है आपका बेसल। बेसल में ये बहुत इजी होता है, डायग्रामेटिकली शायद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। इसको ऐसे समझो, उसमें क्या रहता है, एक ही चैम्बर रहेगा, ओवरी है उसमें एक ही लोक्यूल है, उस लोक्यूल में प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से सिर्फ एक बड़ा सा ओव्यूल निकलता है और जो बेस से अटैच, मतलब इस तरह से बेसल रीजन से निकलता है, तो नाम पड़ गया इसका बेसल प्रेजेंटेशन। एंड ये प्रेजेंटेशन आपको सनफ्लावर वगैरह में देखने को मिलता है। आई होप आपको प्रेजेंटेशन भी समझ में आया हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये बात ठीक है, बच्चे रट लेते हैं कि ये टाइप का है, डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, बट आई होप कि मैंने कोशिश की थी कि आपको उसका जो अरेंजमेंट है, दैट इज प्लेसेंटा का, ओवरी का एंड ओव्यूल का और उसके लोक्यूल्स का, उसको मैं बता पाऊँ। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्पेशली ये एक्साइल वाले में, क्योंकि बाकी सारे के तो आप इमेजिन कर सकते हो, बट एक्साइल वाले में थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा यहाँ पास प्लेसेंटा एक्सियल है या एक्साइल है, ये कैसे समझ में आएगा। तो उसको आप ऐसे बस समझो कि अगर ये आपका टोमेटो है या लेमन है, उसमें से आप इस तरह से एक रॉड या कुछ पेन पास करा रहे हो, तो ये जिस रीजन से ये पास हो रहा है वही आपका प्लेसेंटा रहा होगा और वहां से आपके ओव्यूल्स अराइज करे हुए होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने पूरा फ्लावर पढ़ लिया, हमारा फ्लावर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने उसका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी कर लिया, एंड फिर उसके बाद हमने उसके सारे पार्ट्स को भी डिस्कस कर लिए। तो हमारा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे फ्लावर कंप्लीट हो गया है। तो बस अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लें, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, एंड प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि लगातार हम वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि हम जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। थैंक यू।